ऑफ एटम इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज of electrons. So atom is electrically neutral as a whole. Atom is electrically neutral as. Second question देखो, मैं के लिए बात करूँ रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि हर सफल आदमी के पीछे एक महान औरत का नाम है। सब बेकार है। ये पढ़ क्या होता है तो ठीक लिखते। ये कोई आंसर है? वही चीज बिल्कुल पढ़ के आते। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल which subatomic particle is present in nucleus of an atom. So on the basis of Rutherford model, बाद में उन्होंने बता दिया कि इसमें जो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। तो ऑन द बेसिस, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था? न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट था, प्रोटॉन, क्योंकि उन्होंने थोड़ी समय बाद फिर प्रोटॉन की भी खोज कर ली, तो उन्होंने अपने मॉडल को और रिफाइन कर लिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, which subatomic particle was present at the nucleus of atom? So proton, on basis of Rutherford's model, proton was present. Protons were present in nucleus. थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ स्केच ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल विथ 3 एनर्जी शेल्स। जो 3 लेवल्स होती हैं ना, उनको एनर्जी शेल्स कहते हैं। वो बोलो, बोर्ड पे मॉडल का पहला पोस्टुलेट क्या है? Only certain postulate. पोस्टुलेट का पहला स्टेटमेंट बताओ। Only certain special orbits are known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom. तो सर्टेन जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं उनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। उनको नीचे दोनों स्टेटमेंट के ठीक नीचे बुक में लिखा है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए? दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी लेवल। सो व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्बिट? अभिषेक, ऑर्बिट से क्या समझते हो? जमा करिए। ऑर्बिट क्या चीज होती है? प्लेनर सर्कुलर definite path in which electron move around nucleus is known as orbit. Repeat करो। Planar, the circular orbit in which electron. बोलो। So definitely. हाँ। Path in which electron moves around nucleus is called ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब है दैट इज प्लेनर सर्कुलर फिक्स्ड पाथ भी लिख सकते हो। जो डेफिनिट ना लिखना चाहें तो फिक्स्ड पाथ, उसी में पूरे जीवन उसको मूव करना है, जैसे अर्थ की ऑर्बिट है। इन विच इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस is called orbit. Now, what does it mean by energy levels? The discrete orbits, जो discrete orbits थी ना, orbits in Bohr atomic model, Bohr atomic model has fixed
एनर्जीज, फिक्स्ड एनर्जीज, उनकी अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी थी फॉर KL M shell. These are called, इन्हें क्या कहा जाएगा? एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, and also denoted as n is equals to 1, 2, 3. और उसको किससे डिनोट किया जाएगा? And n is equals to 1, 2. Denoted as n is equals to 1, 2, 3 and so on. ये कोई अंतिम नहीं है कि 4 तक ही होंगी, 6 तक होगी, इन्फिनिटी तक हो सकती है हर एक तरह से। अब जरा देखिए, जो हमारी बुक में डायग्राम है वो कितने एनर्जी लेवल्स तक के लिए दिखाया गया है? 4 एनर्जी लेवल्स के लिए दिखाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ 4 एटॉमिक मॉडल। तो आपको एक न्यूक्लियस दिखाना है। फिर फर्स्ट ये जो भी बनाना है इसको कंपास से बनाना है, ये बिल्कुल ठीक। डायग्राम बहुत सेंसिटिव है, चाहे चंदन बनाए चाहे अमन, बहुत केयरफुली बनाए। सो न्यूक्लियस दैट इज, इसे क्या कहेंगे? K shell और n is equals to 1, L shell n is equals to 2, m KL m shell और n is equals to 3. That is Bohr atomic model with 3 energy levels. The 3 shells. इनको आप shells भी कह सकते हैं. These are also termed as shell. ऑर्बिट भी कह सकते हो। जैसे इसमें ऑर्बिट है, अब उस पर ध्यान मत दिया, मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें ऑर्बिट है उसी तरीके से रदरफोर्ड मॉडल में भी ऑर्बिट है, लेकिन वहाँ की डिस्क्रीट नहीं है, वहाँ कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन इनके केस में डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगर ऑर्बिट पूछा जाए तो तुम ये भी कह सकते हो विच आर प्रेजेंट इन बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। वहाँ भी ऑर्बिट वर्ड तो उन्होंने यूज़ किया ही है, नहीं? चलिए 4th क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू थिंक देयर वुड बी ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट। सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अगर एल्यूमिनियम कोई लाइट पे किया जाता, गोल्ड पे ना किया जाता तो क्या होता बताओ? जैसे गोल्ड था, मान लीजिए इन्होंने क्या डालता ये, so carried out using a matter other than gold, so angular deflection may be different, क्योंकि 79 प्रोटॉन की वजह से बहुत डिफ्लेक्शन हो गया। अब मान लो तुम लिथियम लेते 2 ही 3 प्रोटॉन होते तो थोड़ा डिफ्लेक्शन होता, ज़्यादा ले लेते सेंटर पर। यूरेनियम 92 वाला, तो यूरेनियम में 92 है ना, ये सब लाइंस हैं, 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन, ये सब लाइंस है। जैसे है ना, हरी नीले अरनॉफ मीना मगासी पीएस कलर देखा, जितने चले सटी विक्रम ट्रिपल पूजन, सब लाइन से 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन। तो यूरेनियम में कितने हुए? 92 लिखा ही नहीं। तो ऐसे हमने ऑरम देखा, गोल्ड पे 79 लिखा, ऐसे निकेल ले लेते तो कितना होता? 3 होता सेकंड नंबर। तो अगर मैं अलग अलग लेता तो 3 प्रोटॉन कितना डिफ्लेक्ट कर पाते? क्या ज़्यादा कर पाते कि थोड़ा? थोड़ा। और 79 अगर सेंटर में ज़्यादा। सो इफ वी वुड हैव टेकन अदर मेटल अदर देन गोल्ड, then the same result would be there. However, the amount of deflection may differ. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? So if some other metal would have taken, अगर वहाँ पर कोई दूसरा मेटल ले लिया गया होता, then also same results are found. Apart from amount of deflection may vary, उनके बीच में amount of deflection
में vary. यानी डिफ्लेक्शन माइट बी डिफरेंट बट द रिजल्ट वुड हैव बीन सेम. रिजल्ट तो वही होता, कुछ बहुत कम एक दो वापस आ गए होते और कुछ सारे मोस्टली निकल गए होते, क्योंकि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है. और 99.99% मास कितने इस वॉल्यूम न्यूक्लियस में, दैट इज ओके. नाउ न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी अरविंद किसने की? क्योंकि आपके पेपर्स अच्छे आजकल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बहुत कमी होंगी, उसको नहीं बता. कब की बताओ? बहुत देर में बता रहे हो, दूसरे की बताने की बात. ठीक है. नाउ नील्स बोर का पहला स्टेटमेंट क्या है मॉडल का? इस समय आपका सही फेज नहीं चल रहा है. कुछ भी लिख रहे हो, जो भी आप कॉपी पे कुछ भी लिख रहे हो. सो न्यूट्रॉन्स. सर बोर्स मॉडल कब आया था? नील बोर का मॉडल कब आया? तो इसमें कुछ लिखा है ठीक है. 1922. नहीं तो उनको नोबेल प्राइज मिला. सो अब मैं बता देता हूँ. सर 1992. हैं? 1992. कहाँ लिखा? नहीं 1922. वो लिखा नहीं है, 22 भी लिखा नहीं है, उसमें नोबेल प्राइज मिला. When Bohr model came, when Bohr model came, कहाँ नहीं है? When Bohr model came, तो 1913 में आया. Bohr model came in 1913. कितने साल बाद? मॉडल केम नहीं, 9 साल नहीं, मतलब रदरफोर्ड मॉडल कितने दिन बाद आया? इन 1913. और वो वाला कब आया था? 1911 में. और थॉमसन का मॉडल कब आया था? सो 1898 और फिर 1911 और 1913. ये थॉमसन मॉडल. और ये रदरफोर्ड्स मॉडल. और ये दैट इज बोर्स मॉडल. ये 3 मॉडल आए. इसके अलावा यहाँ देखिए इस टाइम लाइन में 1897 में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई. फिर यहाँ पर 1917 में क्या हुआ? प्रोटॉन की खोज है. और इससे थोड़ा सा पहले चले आए तो 1886 था क्या? ठीक भी बोलो तो हमें भी पता चले. तो प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया. और यहाँ पर 1932 में क्या हुआ? न्यूट्रॉन की खोज हुई, जो कि जेम्स चैडविक ने की. है रदरफोर्ड ने 1917 में. ठीक है. कुछ लोग गोल्डस्टीन को भी इसका श्रेय देते हैं. अगर आप नेट में देखोगे तो दोनों का नाम. सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. इन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड by
जेम्स चैडविक इन 1932। तो इन्होंने क्या लिखा है, देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल एटम होते हैं, ठीक है, और जो कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स क्या है, आर न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड nucleus. These have 0 unit charge and 1 unit mass. 1 unit इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा ही डिफरेंस है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.67 माइनस 27 kg। नीतू न्यूट्रॉन का चार्ज बताइए। रुको बताने दो, रुके ट्राई करें। हाँ बोलो बेटा। हाँ ठीक है। हाँ देविका आप भी बताइए। अच्छा तो वो 0, चलो ठीक है। नाउ ये तो न्यूट्रॉन की बात हो गई। अब हमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाना चाहिए। दैट इज नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब तक तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है, तो कौन कौन से हैं? ठीक है, सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, helium atom has an atomic mass of 4u, 2 protons in nucleus. So इसका मास 4u है, इसका क्या मतलब है? So helium has 4 units of mass. इसका क्या मतलब है? So there should be 4 subatomic particles present inside nucleus. So, तो हम क्या कह सकते हैं कि मास नंबर, इसका ये कह सकते हैं कि, और ये भी कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है क्या। सो एज देयर आर 2 प्रोटॉन्स हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ मास। 2 प्रोटॉन का कितना मास होगा, 2 यूनिट्स ऑफ मास। Rest 2 units of mass. Rest are 2 neutrons having 2 units of mass. जरा फिर से देखें कि हीलियम के अंदर अगर 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, तो 4 यूनिट हो सकता है। तो ऐसे लिखो, टोटल मास ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और इंटू, इसको कुछ n ले लो या नंबर, कुछ भी नंबर ले लो, इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो बात सही है? तो हीलियम का मास कितना है बोलो, और ये एक प्रोटॉन का मास 1u माना जाए और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1u मान लिया जाए इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बोलो क्या ये 2u इधर चला जाएगा, 1u इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये 2 अगर इधर चला गया तो क्या हुआ बोलो, 1u इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और कितना बचा, और अगर उसमें 1u से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने न्यूट्रॉन आ गए, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स। अगर आप ये कर देंगे तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, इट इज मोर क्लियर। सर अगर ये नहीं करें, ये चलेगा? लिख देने से वो भी चल जाएगा, वो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे टोटल मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2, दो तो प्रोटॉन हो गए। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमसे पूछ रहा है ना कितने न्यूट्रॉन है, तो हमें नंबर लिखना पड़ेगा। फिर 1u इंटू 2 लिख दिया, 1u इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 2u इधर माइनस हो गया, बोलो, यस सर। तो 1u इंटू नंबर ऑफ न्यू, फिर उससे डिवाइड कर दो ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट हैपेंड इन 1986 है, 1932 और 1911। डिफाइन सर 1886। 1886 कहाँ पे? डिफाइन ऑर्बिट and that is, सर आपके क्वेश्चन का ठीक है, बहुत अच्छा है। So define orbit and energy level। सर हाँ, शेल और एनर्जी लेवल एक है। और क्वेश्चन नंबर 1 करो इंटरेस्ट का, 2 करो, 4 करो, एंड 1 and 2। 2 इंटरेस्ट क्वेश्चन है ना उसी पेज पे। आगे चल के मेरी मेथड बताएंगे, फिर भी आगे आएगा। Goldstein detected positive beam in as canal rays as positive beam। सो इसके लिए बोर एंड बरी प्रिंसिपल है। सो बोर, नील बोर तो थे ही, लेकिन उनके साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे, बोर एंड बरी, लॉ फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। ओके, नाउ so देखो, Bohr and Bury suggested some rules। Niels Bohr and Bury, Bohr and Bury suggested some rules for filling of electrons। ठीक है, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। किसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो लेट अस सी व्हाट आर दोज रूल्स लाइक। करना पहला रूल क्या है? इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, so first rule है, the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक सेल में रह सकते हैं, मैक्सिमम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे रख दिया करो जमा करके, फिर हम ले लेंगे, आगे दे दो फिर यहाँ से ले लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in a shell can be given by 2n square। तो 2n स्क्वायर है, जरा इसको देखें कि अगर शेल कौन सी शेल होगी, K L M N और n की वैल्यू 1 होगी क्या K के लिए, तो 2n स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा जरा, 2 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू डालनी, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर और 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर क्या हो गया, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 और ये 2 इंटू 4 कितना हो गया, एंड 2 इंटू 9 एंड 2 इंटू 16 सो ये कहा जा सकता है कि इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेल 2 8 18 एंड 13 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में क्या हो सकते हैं, जरा देखो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और सेकंड सेल में, तो 2 8 फिर 18 और 13 ये मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, ठीक है, यही फार्मूला है 2n स्क्वायर के हिसाब से। नाउ सेकंड इनका लॉ क्या कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने तो हो सकते हैं लेकिन फिर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सब 8 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 ही रहेंगे, जो आउटर मोस्ट है, अंदर अंदर तक तो कुछ भी हो सकेंगे लेकिन आउटर मोस्ट में कितने रहेंगे 8। जैसे अगर हम देखें तो पहली वाली लाइन देखो, हलीना के रब CS पर, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, वैसे प्रोटॉन का नंबर है लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 11 इसमें 19, देखो 2 बार 8 जोड़ो क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं उसके आगे, अगले वाले में भी 80 एलिमेंट्स हैं, और फिर 2 बार 18 और फिर 1 बार 32। फिर से देखो जब हाइड्रोजन से लिथियम आए तो 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट्स हैं लिथियम तक आने में। फिर उसके बाद क्या अगली लाइन में 8 है, मतलब लीबे बक नॉफ नी, सेकंड लाइन। फिर तीसरी लाइन में नीना मग आलसी PS कलर, तीसरी लाइन में भी 8 है क्या, तो 8 एलिमेंट है, हर एक में 1-1 प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बोलो, 1-1 प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम हाइड्रोजन में देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 3 लिथियम में, उसी लाइन में रहो पहली वाली लाइन में, लीना के रब CS पर, फिर लीना के रब में, अब बताओ 19 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा, क्या 37, और इसमें फिर से 18 जोड़ो तो क्या 55, और 55 में 32 जोड़ो तो 87, अच्छा 19 में ये चीज हो गई, ठीक है कि नहीं, तो अब 55 है तो 87। इसमें के शेल में 1, इसमें क्या होगा बोलो, के शेल में 2 फिर 1, इसमें क्या होगा के एल शेल में फिर 1, दूसरे में 8 हो सकता है कि नहीं, इसमें देखो 2 8 8 1, क्यों 8 बना लेगा, एक ही दे देगा किसी को अगर ले जाओ वैलेंसी। इसको देखो 2 8 18 8 1, फिर क्या होगा 2 8 18 18 8 1, फिर क्या होगा 2 8 18 32 18 8 1। इसका मतलब है कि इसकी कितनी शेल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या ये 7th पीरियड में फ्रांशियम,
जितनी शेल होंगी उतने पीरियड में रहेगा। 7th पीरियड है और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 ग्रुप में। ग्रुप नंबर से ये पता चलता है कि उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, और पीरियड से कितना पता चलता है कि कितनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। वैसे तो 32 तक हो सकते हैं 4th में, लेकिन आउटर मोस्ट में कितना बनाने की कोशिश करेगा? 8। और नहीं तो अगर 8 ना बना पाए तो डुप्लेट में भी कहेगा कि मेरे 2 कंप्लीट है, ले जाओ सारा आउटर मोस्ट, है ना। तो वो आउटर मोस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। जरा पढ़ो सेकंड लॉ क्या कहता है। मैक्सिमम 8 ही होंगे हमेशा, और मिनिमम तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। 1 है कि नहीं? लेकिन 1 होगा तो रखेगा नहीं 1, कहेगा 1 ले जाओ, मुझे डुप्लेट कंप्लीट करना है या फिर ऑक्टेट। तो सेकंड रूल अरविंद क्या कहता है बताओ जरा बिना देखे। मिनिमम की नहीं, जैसे बुक में दिया है बताओ। The maximum number of electrons that can be accommodated in outer most orbital की शेल, ऑर्बिट भी लिख सकते हो, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जरा ध्यान दो, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन 11। ठीक है। और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 287। ठीक ठीक बताया करो। और इसका सही है 287 इसका हो गया। अब इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। 1 है तो इसको 1 दिखाएंगे, और इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7 दिखा दिया। फिर ये इससे बोल रहा है मेरा ऑक्टेट पूरा करवा दोगे क्या? तुम मेरे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, देखो तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और मेरा 7 है, मेरा 8 पूरा करवा दो। तो कहेगा हाँ हाँ मैं तुमको दे दूंगा। तो अगर इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 दे दिया। तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na प्लस बच गया और 2 8 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद 1 प्रोटॉन एक्सेस हो गया कि नहीं? सेंटर में तो प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाता, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो इस Cl के बारे में सोचो, तो ये Cl के चारों तरफ क्या हो जाएगा? 1 माइनस। और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? क्या इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और इसने भी? लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इनके बीच एक अट्रैक्शन होगा और NaCl होगा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ये ग्रे वाला Na है और ये ग्रीन वाला Cl है। तो देखो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, अल्टरनेट में है, 2 ग्रे एक साथ नहीं हो सकते और 2 ग्रीन नहीं हो सकते। हरा वाला क्लोराइड आयन है और Na प्लस वाला सोडियम, ईयम का मतलब प्लस, तो सोडियम है। और क्लोराइड यानी माइनस, आइड निगेटिव ले रखता है। तो ये एक रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है जो कि सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें अल्टरनेट इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि क्रिस्टल्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या बन जाता है? बोलो बोलो, कैटायन वो बोल रहे हैं अगले। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बन जाता है? और कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है कि नहीं? और इस तरीके से इनके क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। समझ आ रही बात? सो सेकंड पॉइंट क्या है बोरेन-बेरी प्रिंसिपल का? फर्स्ट पॉइंट बताओ स्मिता। नहीं बताइएगा, चलो इनको बताएंगे।
8, ठीक है। बाहर वाले में 8 हो सकते हैं, तो इसने बना लिया कि नहीं। और इनके बीच में देविका कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब थर्ड पॉइंट देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल, जब तक कि पिछली शेल भर न जाए। यानी देखो, पहले ये भरेगी, फिर ये भरेगी, फिर ये भरेगी, फिर ये भरेगी। अगर तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो सबसे आगे लोग बैठेंगे कि हम पहले हीरो हीरोइन को देखेंगे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, सब लोग आगे बैठना चाहेंगे। तो इस तरीके से दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल्स इन स्टेप वाइज मैनर। फर्स्ट इनर शेल्स आर completed, so electron will not enter in any shell until the inner shells are completed. किसी भी सेल में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसके अंदर की शेल्स भर न गई हों। सो थर्ड पॉइंट को ठीक से लिखें, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड, आर नॉट accommodated in any shell, ठीक है, until या unless the inner shells are not filled, जब तक अंदर की शेल नहीं भर जाती तब तक बाहर नहीं जाएगा। इससे क्या मतलब है, बोलो अरविंद, अगली लाइन क्या है? पहले दूसरे बता दे रहे हैं आजकल, और तुम जमाई लेते रहेगा जमाई राजा की तरीके। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। अब आप अरविंद बिना बुक देखे थर्ड पॉइंट बोलिए। आई नहीं, सौरभ आप बताओ। इधर मत देखो, देखिए नहीं, उधर छोड़ो। Inner shells are electrons are in a band. Step by step. फील्ड इज, आप बोलिए। Until inner shells are not filled, जब तक कि अंदर की until लगाओगे तो फिर ना, unless the inner shells are, कैसे लिखा है? not हटा दो, unless तो लिखा ही है, तो not वर्ड हटाओ। unless का मतलब है कि जब तक कि नहीं, जब तक अंदर की शेल भर न जाए, नहीं इसी से आना unless। अब जरा देखो, so these are Bohr and Bury principle, and now let us write the first 20 elements। तो पहले 20 एलिमेंट्स वैसे हम पहले देख चुके हैं, फिर भी लिखो। लीबे, बकनॉफ, नीना, मग, आलसी, पीएस, कलर, केका। देख लो, ही, लीबे, बकनॉफ, नीना, मग, आलसी, पीएस, कलर, केका। तो अब हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, जैसा कि आपकी बुक में बनी हुई है। ये देखो, क्या इसका मतलब है, जैसे हाँ ही बहुत हंस रहा है और लीबे बकनॉफ कर दिया ठीक है, फिर वो आलसी हो गया, इसका ये मतलब निकलता है। ये निमोनिक्स है, किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका। बस आपका जो है, आपकी जुबान पर एक बार चढ़ जाए, इसमें वही लेटर्स हैं, एक भी फालतू की मात्रा नहीं है, एक भी लेटर्स नहीं है। तो इससे क्या है कि आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता।
लीबे बकनॉफ, नीना मगालसी, पीएस कलरके का। एक एक वर्ड एक एक मात्रा का मीनिंग है और ये चीज़ याद की जा सकती है, कोई टंग ट्विस्टिंग नहीं है कि जबान पर ना चढ़े। समझ में आई बात कि नहीं? अब जरा देखो, नीना मगालसी और पीएस कलरके का। नीना मगालसी, पीएस कलरके का। लीबे बकनॉफ, कलरके का। अब देखो, नाउ एलिमेंट इन ए शेल। सबसे पहले लिखो एलिमेंट क्या है। हाइड्रोजन तो कर लेना फिर हमें बता देना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अभी जब तुम 10th में जाओगे तो ऐसी 15 सीरीज हैं, तुम कहाँ तक हर एक को याद करोगे। फिर उसमें अलग आएगा तो उसके लिए अलग अलग तरीके की सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है। तुम नाम कहाँ तक याद रखो। चलो अब देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, सोडियम। अब इन सब में ये तो एलिमेंट हो गए। अब एलिमेंट के बाद आपको इनके सिंबल लिखने होंगे। सिंबल, और सिंबल के बाद आपको ये पता करना पड़ेगा इनका एटॉमिक नंबर क्या है। व्हाट डज इट मीन बाय एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर को ही क्या कहते हैं बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा आगे देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वैसे तो इन्होंने अलग से कॉलम बना दिया, तो वही जो एटॉमिक नंबर है वही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद KLMN, KLMN, और फिर उसके बाद वैलेंसी। ठीक है, सो वैलेंसी ना लिख के लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में वैलेंसी लिखेंगे। समझ में आई बात? तो अब देखो KLN हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या हो जाएगी? वैलेंसी। क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बताएंगे नहीं। हाँ बोलो। और वैलेंसी? The number of electron given and taken during chemical bonding is known as valency। वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, वैलेंसी 1 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? The number of outermost electron is known as valence electron। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। और संयोजकता क्या कहलाती है? कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए गए रासायनिक बंध के दौरान। अब जरा देखो, हा ही, ली, बे, बक, नॉफ, नी, ना। कितनी बात हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। इसी ऑर्डर में आप देख लो, पीरियोडिक टेबल में भी आ रहे हैं लाइन से। अब देखो, जब इनकी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगी वो सेकंड पीरियड में आ जाएगी। हीलियम होते ही 2 कंप्लीट, फिर अगले में 8 जाएंगे तो अगले में 8 रखे हैं इस तरीके से। ये देखो, तो यहाँ पर क्या बताइए, प्रोटॉन भी क्या इतने ही होंगे? 5 6 7 8 9
10, 11. जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन लिखो. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. इतनी बात ठीक है. लेकिन अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? ये देखो, तो 1 यहाँ देखिए, 2 फिर 2, 1, तो के एक्शन में अलग अलग रखो. KLM, तो यहाँ पे क्या होगा? 2, 2. नीतू यहाँ बताओ. 2, 3. बहुत अच्छा. यहाँ 2, 4. 2, 4. अरविंद यहाँ बताइए. 2, 5. इसके M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0. और यहाँ क्या लिखें? 2, 6. अगर 2, 6 है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन, हाउ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या मुझे आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं? 2 तो उसकी वैलेंसी 2 ले लेगा किसी से, लेकिन 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए ना. अब वो लेगा कितने बताओ ऑक्टेट पूरा करने के लिए? क्योंकि उसे सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट करनी है. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इसके. अच्छा, तुम मुझे बताओगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी हीलियम की? 0. क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा है फर्स्ट शेल, तो ये तो कुछ न देगा किसी को ना. इसकी 1 होगी, 1 लेके डुप्लेट पूरा कर लेगा. समझ में आया? ये 1 दे भी देगा, H माइनस भी बनता है, H प्लस भी बनता है. क्या कर ले जाओ सारे, हमें कुछ नहीं करना. और ये भी कह सकता है, लाओ 2 बनवा दें, तो ये भी कर सकता है. इसके बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाट डज इट मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ठीक है. और व्हाट इज वैलेंसी? The number of electron needed to helium to हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन और शेयर्ड भी हो सकता है. शेयरिंग 1 है, तो अब ये क्या करेगा बताओ? 1 ले लेगा, और मतलब 2, 2 कर लेगा. दे के डुप्लेट पूरा करेगा, यहाँ लेके करेगा भी क्या? क्या ऑक्टेट बन रहा है इसका? तो क्यों लेगा? 1 दे देगा ना. तभी तो. अगर ये दे देगा तो ये क्या बनाएगा बताओ? नोएल. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन. Li दे भी देगा और माइनस भी बोला जाएगा. ले थोड़ी रहा है कि माइनस कर दो. इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, हटा रहा है अपने पास से निगेटिव को, तभी माइनस हो जाएगा. जब कोई इलेक्ट्रॉनों को हटा दे, भगा दे, तो भी माइनस बोलोगे. तो ये क्या कहलाएगा बोलो? Li प्लस बन जाएगा. और 1 इसकी देने की वैलेंसी. जो देता है वो कौन होता है? मेटल कि नॉन मेटल? और जो लेगा? नॉन मेटल. अच्छा, इसके बारे में दिव्या बताइए, क्या करेगा ये? 2 देगा तो इस पे आयन चार्ज क्या आएगा? उससे पूछा ना, ऐसे उसको कंफ्यूज. तुम गलत बता के सोचो तुम्हें चांस मिल जाए. हाँ बोलो. हाँ बता दो, वो बता देगी. Be2 प्लस 2 दे रहा, कह रहा हूँ देने के बाद कह रहे नहीं हम तो माइनस लगाएंगे, हमने 2 दिया है. इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक तो निगेटिव चार्ज को, फिर भी माइनस लगाया जाएगा. यहाँ बताओ चौहान. 3 क्या करेगा? 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. वैलेंसी कितनी की है? 3 की वैलेंसी है, तो क्या बनाएगा बताओ? हाँ बोलो ना. बोरॉन पे क्या वैलेंसी रहेगी? तो बोरॉन है ये 3, ट्राइवेलेंट कैटायन. अच्छा 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 4 की इसकी वैलेंसी है. अब ये क्या बनाएगा? शेयरिंग करेगा. ये आयन नहीं बनाता. कार्बन कभी क्या है? जब 4 कभी लिए या दिए नहीं जाते हैं, 3 तक ही लिए या दिए जाते हैं. 4 की बात होती है तो क्या होती है? शेयरिंग. श्रेया बताओ बेटा इसका. 5 और 3. सही कह रही हो, क्योंकि 3 लेकर ये ले लेगा, और अगर ये 3 ले लेता है तब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. तो वो लोग क्या आयन बनाए?
एन 3 माइनस, तुमको तो बहुत आता है, और बताओ एक। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, तो क्या बनाएगा? सही है। एक और बताओ, यहाँ बताओ। रुक जाओ, ऐसे नहीं, 2 और 7 अभी आपसे पूछ रहे हैं। 2 और 7 बोलो कौन कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ऐसे नहीं किए जाते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फिर इसकी 1 ले लेगा तो मेटल हुआ कि नॉन मेटल? लेने वाला नॉन मेटल होता है, अब मेटल पे प्लस चार्ज लगता है, सही है कि नहीं? बताओ, अगर ये एक ले लेगा फ्लोरीन तो इस पे क्या चार्ज आएगा? F माइनस को फ्लोराइड आयन कहते हैं, सही है। नाउ अस्मिता, ये 10 वाला बताओ नियॉन का। 2 8, फिर यहाँ एक, यहाँ क्योंकि यहाँ कोई इसका लेना देना ही नहीं वैलेंसी का। 11 वाले का देविका बताइए। 2 8 1, यहाँ बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये देगा कि लेगा? मान लो 1 दे दिया तो क्या बनाएगा? इतना ही रखिए आज के लिए, कल शाम की क्लास होगी, इसी को आगे करा देंगे चुपके वाला। यही टाइम रहेगा, एक्स्ट्रा क्लास नहीं, यही रहेगी शाम की। हिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं? यहाँ कितने किए? एक नहीं। नहीं, यहाँ तो कराने पड़ेगा, में तो नहीं हो पाएगा ना यहाँ कराना।